सनाया के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। सनाया, तुम्हें हमारी कंपनी की सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। यह सुनकर सनाया के हाथों से फोन नीचे गिर चुका था। अब दादाजी के इस फैसले से सनाया एकदम शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ सनाया, किसका फोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे सनाया ने पढ़ा था। तभी सनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है यह मेरी सरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इसी मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छिन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर आहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो इसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में सनाया ने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी आहान ने बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। आहान की बात पर सनाया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, सनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हैं। मगर दूसरों पर विश्वास करके आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। सनाया अपनी जगह से घूमी और आहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसमार खा समझते हैं। क्या करेंगे आप? जवाब में आहान ने कहा, मेरे साथ चलो सनाया और अपने दादाजी से बात करो। सनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों सनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने सनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो सनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। यह नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है और यह हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे यह काम नहीं हो पा रहा तो मैंने अब इसे शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है। अब वो ही इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर पर रह सकती हो। इस पर सनाया ने कहा, मगर दादाजी, यह प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में यह अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। शौर्य को यह प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। आनंद गिल ने एक नजर सनाया को घुमाकर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन यह काम आज ही होना चाहिए। सनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य सनाया का ही कर्जन था, जो हमेशा से ही सनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वह इस बिजनेस अंपायर को हासिल कर ले और इसके लिए सनाया को वो हर हाल में पीछे करना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। आहान और सनाया अब उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी सनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक गई। शौर्य सनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओह, अप्रूवल के लिए आई हो? मगर कुछ नहीं हो सकता सनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। सनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी। जब सनाया वहां पहुंची, सनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से से बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वह शख्स सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए सनाया जी, कैसे आना हुआ? आहान सब कुछ अपने सामने होता हुआ देख रहा था। इधर सनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे सबमिट हैं।
हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी सनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई। मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। अहान और सनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो सनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही सनाया के मुंह से निकला, कामनी तुम यहाँ? जवाब में कामनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ, यही तो काम करती हूँ मैं। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो, यह मेरा पति है सनाया। सनाया एकदम से भौचक्की होकर कामनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए, तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहां पर वह तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। इतने में सनाया बोल पड़ी, कामनी, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती नहीं थी, मैं ना समझ थी। प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामनी उसकी बात काटकर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती सनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और यह बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर सनाया ने कहा, कामनी वो मेरी ना समझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा सनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। सनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कामनी ने एक नजर आहान की तरफ देखकर कहा, यह तुम्हारा पति है ना? इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं सनाया? यह तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है। और सुना है कि यह घर जमाई बनकर रहता है। सनाया ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, कामनी तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामनी एक ठहाकेदार मारकर हंसते हुई बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है सनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें यह अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, सनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर से है सनाया। बेबसी से सनाया ने अपने होठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वह सनाया के आते देखते हुए बोला, उफ, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें यह प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना ही होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो सनाया, मैं सब संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। निकम्मी बीबी? अरे हाँ, वह तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि सनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया है। सनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पर क्या हो रहा था यह साफ दिख रहा था। और फिर सनाया ने जो देखा उसको तो सनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। यह सब देखकर सनाया की आंखों में आंसू आ गए। वह तेजी से अंदर के तरफ बढ़ी ही की, तभी दरवाजा खोलकर कामनी बाहर आई और सनाया के एक मुस्कान छोड़ती हुई बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है यह तुम्हें।
तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर, मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहां पीछे शौर्य आकर बोला, मगर यह कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामनी मुस्कुराती हुई बोली, वह तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। इतना कहकर कामनी आगे बढ़ गई। इधर अहान जैसे ही बाहर आया तो सनाया ने उसकर घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवाकर मैं यह प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? अहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर सनाया रूंधे हुए गले से बोली, चलिए अब यहाँ से। इतना कहकर सनाया आगे बढ़ गई। शौर्य अहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तेरे ऐसे करने से सनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में अहान ने अपना चेहरा उठाकर और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या, कोई भी माई का लाल सनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओ, लेकिन कब तक तुम सनाया का साथ दोगे? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। अहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर अहान आगे बढ़ गया। जल्द ही अहान सनाया को लेकर वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी सनाया के मोबाइल पर दादा आनंद गिल का कॉल आया। बेटा सनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमें आज रात पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम्हें अहान के साथ आना है। यह सुनकर सनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आएंगे। कहकर सनाया ने फोन रख दिया। अहान उससे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में सनाया चहकती हुई बोली, दादाजी ने आज अपने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाती हुई बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलेंगे। अहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने यह अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपने अलमारी खोली तो देखा वहां नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। अहान ने हैरानी से सनाया की तरफ देखा तो सनाया ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसा वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया। चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर सनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी सनाया के मोबाइल पर सगुन का कॉल आने लगा, जिसे सनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से सगुन की आवाज आई, सनाया, ये शॉपकीपर क्या कह रहा था कि तुमने अहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, या क्या चल रहा है? जवाब में सनाया ने कहा, मैं अहान के लिए कुछ करूं तो इसमें क्या गलत है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। यह कहकर सनाया ने फोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और सनाया को देखकर शौर्य और सगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। सगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था अहान को, वो भी नहीं किया इसने। आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़ता जा रहा है। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक गिलास पीते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे यह जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, लोग उन पर इतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसे तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सगुन ने सवालिया नजरों से शौर्य की तरफ देखा। शौर्य की बात सुनकर सगुन उसका चेहरा देखती रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे सनाया और अहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी अहान की होनी चाहिए। इस पर सगुन ने पार्टी के चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नजर सनाया पे पड़ी,
जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर सगुन के पति गौरव ने जब सनाया को वहां अकेला देखा तो उसके तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही सनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी सगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए अभी भी वह उस पर ट्राई कर रहा था। हाँ, यह बात अलग थी कि सनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी सगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। यह सनाया कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है यह तो। फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिया शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंचे आवाज में कहा, अरे आहान, आज यह सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब यह निकम्मा पति अपनी बीबी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास के खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर सगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ, आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है। और फिर अगर आप अपने बीबी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सगुन की बात पर शौर्य एक ठहाके मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन सगुन क्या तुम्हें लगता है कि सनाया इससे प्यार करती है? जवाब में सगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वह देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में सनाया किसी और के साथ है। सगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहां सनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। सगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ यह तो है, सनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर सगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए सगुन ने शराब का गिलास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं सगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना गिलास आहान के ओठों पर लगाते हुए कहा, ओ कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, यह हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने जबरदस्ती वह ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना गिलास हटाया, तभी सगुन ने अपना गिलास आहान के होठों पर लगाते हुए कहा, ओह, तो यह क्या, हमारे गिलास से पीने में आप भेदभाव कर रहे हैं जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर उसके जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य और सगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज जी भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। यह किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है? क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा? आज यह सबके बारे में बताएंगे। क्यों जीजा जी, बताएंगे ना? आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और सगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई? और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंटेस्टेंट के बिजनेस की भागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो, है ना?
और इसलिए तुम सनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, "श्श्श, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो, अपने बाप नीरज के साथ मिलकर। और दादाजी, हाँ, दादाजी की चपलूसी करके उन्हें सनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओ दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप सनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप सनाया से ज्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और सनाया के खिलाफ होता है। तभी सगुन वहां आकर बोली, आहान यह हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ सगुन, मुझे पता है कि सनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य की चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात सनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जती करवाने के लिए शराब पिलाई। मगर मगर सनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी सनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक सनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वह सभी का ख्याल रखती है। अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उससे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसी के साथ होता है। अब तक सनाया भी वहां आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था और यह बात सुनकर सनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। यह कहकर शौर्य ने आहान को धक्के दिया तो आहान सामने खड़ी सनाया के कदमों में गिर पड़ा। यह देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी सनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने सनाया खड़ी हुई थी। सनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बरबरा रहा था, मगर सनाया ने उसे संभालता हुआ था। अचानक ही सनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और सगुन की तरफ देखती हुई बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो यह आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले यह जरूर सोच लेना कि यह मेरा हस्बैंड है और कितना भी कोशिश कर लो यह सच नहीं बदल सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलती से भी कुछ करने की सोचा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। सनाया की बात सुनकर सगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, यह सब क्या ड्रामा है शौर्य? इस पर शौर्य ने कहा, यह आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और सनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? सनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ठीक है, मगर इससे मेरी बेटी का कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला,
आप फिक्र मत कीजिए। इधर सनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से निकल गई। सनाया यह समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ था उसे भड़काने वाले सौर्य और सगुन ही थे। मगर यह सोचकर सनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वह सब कहा जो वर्षों से सनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर सनाया ने उसके बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय सनाया आहान के सीने से ही गिर पड़ी। मगर आहान उसके गले में हाथ डालते हुए था। वो सनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही आहान के मुंह से आवाज निकली, सनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सनाया, आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सनाया के होठ पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर सनाया आहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी। जब सनाया की आंख लगी, आहान जल्दी ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात पार्टी में क्या हुआ। आहान यह सोचकर घबरा रहा था कि वह सनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर सनाया की नींद खुली। जैसे ही वह उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने सनाया से कहा, गुड मॉर्निंग। सॉरी, कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। सनाया ने घूरकर आहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लीजिए। जवाब में सनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आके पी लूंगी। इतना कहकर सनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी सनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि आहान आटा गूंदने की कोशिश कर रहा है। आहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने सनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। सनाया ने घूरकर उसे देखा तो आहान चुप हो गया और खुद से हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। सनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी। जब उसने आहान के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखते ही सनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू किए वह बाथरूम में घुस गई और वहां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज आहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फोन था। आहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने फोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? आहान कुछ देर खामोश रहा और बोला, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी यह पता चले कि मैं एक अमीरजादा हूँ। यह बात सिगरेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया और वो फिर से सनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद सनाया वापस आई और अपने कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ी और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। सनाया किचन में आकर गुस्से से आहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है आहान ने? क्या है आहान के सिगरेट अमीरजादा होने की कहानी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।